वेलकम है आपका फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ में जो सीबीएसई ग्रेड 12 बायो के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और किस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उसी पर आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है और आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन लिखना है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो है डिपेंड ऑन द मींस स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन जो होता है किस तरीके से आता है मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन जो होता है आजकल बोर्ड ने क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है और वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को देने लगा है। वो क्या करता है, कहता है कि इसको लेवल करिए, इसके कोई भी 3 पार्ट्स को लेवल करिए। जैसे या वो पार्ट्स बना के दे देगा, ए बी सी डी पार्ट्स बना के दे देगा और कहेगा आपसे इसको लेवल करिए। और या तो वो किस तरीके से क्वेश्चन करेगा, आपको पार्ट्स के फंक्शन दे देगा और आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जैसे सपोज दैट कि मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, मींस किस तरीके से हेल्प होता है मूवमेंट में, या फिर एनर्जी कहां से आती है स्पर्म के पास में। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके देगा और आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आंसर को मींस लिखना पड़ेगा इन द टर्म ऑफ द एबीसीडी या जो भी उसने एक्स वाई जेड या पी क्यू आर एस पूछा है उस तरीके से ये पूछा है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म बोलते हैं। ठीक, सबसे बात कि ये बनते कहाँ हैं, जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि ये बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, यानी टेस्टीज के अंदर बनते हैं। टेस्टीज में एक स्पेशल कंपार्टमेंट होता है जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। उस टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, वहीं पर क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो चलिए, हमें अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करना उसके बारे में क्योंकि हम उसको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए समझते हैं इसका साइज क्या है, क्या साइज है, इसको कितना साइज मेजर किया जाता है। तो जब हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी की, साइंटिस्ट ने देखा उसके बारे में, तो पता लगा कि ये 16 माइक्रोन का होता है, यानी बहुत छोटा हो गया, 16 माइक्रोन का होता है। और यदि मिलीमीटर में डिस्टेंस देखी जाए तो इसकी 0.06 मिलीमीटर जो है इसकी वो लेंथ हम लोग इसकी मेजर करते हैं। तो क्या लेंथ है इसकी, 16 माइक्रोन, यानी 60 माइक्रोन या फिर 0.06 मिलीमीटर। तो आपका एक एमसीक्यू रेडी हो गया कि स्पर्म की लेंथ कितनी होती है। तो ये लेंथ होती है 60 माइक्रोन। अब बात करते हैं इसकी शेप की। इसकी जो शेप होती है वो होती है टैडपोल शेप। जैसे आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग्स होते हैं उनके जो सबसे पहले एग से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर निकल कर आती है उसे हम लोग टैडपोल कहते हैं। बिल्कुल हूबहू ये टैडपोल शेप का ही होता है और टैडपोल शेप में ही ये दिखता है। अब नेक्स्ट कि ये इसके कितने पार्ट्स होते हैं। अब यहां समझने वाली बात है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसके 3 मेजर पार्ट्स माने जाते हैं। पहला पार्ट होता है इसका हेड, दूसरा पार्ट होता है इसका मिडिल पीस और तीसरा पार्ट होता है इसका टेल। फिर से समझ लीजिए, पहला पार्ट होता है इसका हेड, दूसरा पार्ट होता है इसका मिडिल पीस और तीसरा पार्ट होता है इसका टेल। देखिए इस डायग्राम में आपको समझ आएगा कि ये पूरा एक स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, जिसमें ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसका हेड है, ये जो बीच वाला पार्ट है ये इसका मिडिल पीस है और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या है, इसकी टेल है। अब आपको 3 पार्ट में डिफरेंशिएट करना आ गया कि जो स्पर्म होता है वो 3 पार्ट में पाया जाता है। 3 पार्ट होते हैं उसके, हेड होता है, मिडिल पीस होता है और उसका क्या होता है, टेल होता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके हेड रीजन पे, चलते हैं कि हेड रीजन क्या है। देखिए दिखने में दिख रहा है ये ओवल शेप है, पूरा ओवल शेप है और पूरा जो स्पर्म होता है यानी स्पर्मेटोजोआ होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी हेड की। तो इसका हेड का जो शेप वो कैसा है, ओवल शेप है। कैसा शेप है इसका, ओवल शेप है। और इसके ओवल शेप में 2 चीजें पाई जाती हैं। एक इसका क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, और दूसरा होता है इसका एक्रोसोमेटिक रीजन। तो एक्रोसोमेटिक रीजन ऊपर होता है, न्यूक्लियस यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वहां पे होता है, नीचे की तरफ होता है। अब सब फिर से एक और नया क्वेश्चन कि जो स्पर्म होता है उसकी पोलैरिटी क्या होगी। तो याद रखिएगा ये अपने साथ में 23 क्रोमोसोम को कैरी करता है, जिसमें से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और जो 1 क्रोमोसोम होता है यानी वो जो हमारा एक्स होगा या फिर क्या होगा, वो वाई होगा। तो डिपेंड करता है कि जब इसका स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ होगा तो उस समय इसको एक्स मिला है या फिर इसको क्या मिला है, वाई मिला है, यानी ईदर और, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हमें इन दोनों के फंक्शन समझने होंगे। तो सबसे पहले हम एक्रोसोम का फंक्शन समझते हैं कि एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन जैसे आप क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हो, क्लास 11 में भी हमने पढ़ा था सेल चैप्टर में कि एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है, यानी सेल में एक पार्ट होता है जिसे हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये वहां से फॉर्म होता है एक्रोसोम।
और गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपने मींस वर्क के अकॉर्डिंग इसको बहुत सारे एंजाइम प्रोवाइड करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लिटिक एंजाइम। लिटिक का मतलब ये होता है किसी चीज को तोड़ना, LYTIC, और इसको वैसे बोला जाए तो लिसिस बोला जाता है। तो लिसिस का मतलब होता है टूटना, तो ये इसको मींस लिटिक एंजाइम प्रोवाइड कर देता है। अब क्वेश्चन आता है कि लिटिक एंजाइम इसको क्यों मिलते हैं? तो लिटिक एंजाइम इसको इसलिए मिलते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के समय पर ये क्या कर सके, ओवम की वॉल को क्या कर सके, ब्रेक कर सके, उसको क्या कर सके, मींस डिग्रेड कर सके, उसको डिकम्पोज कर सके, तोड़ सके और अपने जेनेटिक मटेरियल को ओवम के अंदर पहुंचा सके। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका फिर से तैयार हो गया। वो क्वेश्चन क्या है कि एक्रोसोम के अंदर जो लिटिक एंजाइम्स होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है? उसका फंक्शन क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा हो एम्प्यूलर रीजन के समय पर, तो क्या करेगा, ये ओवम की वॉल को क्या कर देगा, ये पूरी तरीके से मींस तोड़ना का स्टार्ट करेगा। चलिए, और न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा अपने अंदर? न्यूक्लियस अपने अंदर हैप्लॉइड इंफॉर्मेशन को लेकर चलेगा, जो बाद में जाकर सेकेंडरी oocytes को फर्टिलाइजेशन के समय पर उसका म्योटिक 2 डिवीजन कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट होता है मिडिल पीस। इसे मिडिल पीस कहते हैं। ये दिख रहा है आपको मिडिल पीस, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा इसका मिडिल पीस होता है। और मिडिल पीस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सबसे पहले ये बना किसका होता है? एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि ये बना होता है एक्सियल फिलामेंट का, जैसे आप लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हो, उससे ही क्या होता है, पूरी तरीके से बना होता है। और इसके अंदर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देखिए क्यों, स्पर्म जो होता है वो मोटा ही होता है, एक बार ह्यूमन की यानी मेल की बॉडी से रिलीज होने के बाद में वो कहां पहुंचता है, फीमेल की बॉडी में, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या है, समय लगता है। तो इस समय तक उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? इसको एनर्जी मिलती है इस माइटोकॉन्ड्रिया से, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, इसको स्विमिंग के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये किसी भी तरीके से फेलोपियन ट्यूब के एम्ब्यूलर रीजन तक पहुंचे, वहां तक भी इसको क्या मिलती है, एनर्जी देने के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मिडिल पीस क्या है। मिडिल पीस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर होते हैं, जिससे क्या मिलती है, इसको एनर्जी मिलती है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसका नाम है टेल पार्ट। ये टेल पार्ट है, ये भी एक्सियल फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। 9+2 एरो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, वहां से बनके बना होता है। अब इसका मेन काम क्या है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो मोटाइल है, इसीलिए अनड्यूलेटिंग मूवमेंट करता ही है। अनड्यूलेटिंग मूवमेंट का मतलब होता है वेव लाइक मूवमेंट, और ये जब यूट्रस के अंदर पहुंचते हैं तो वेव लाइक मूवमेंट करते ही पहुंचते हैं। इसीलिए टेल का काम क्या है, इसको स्विमिंग करना, और अनड्यूलेटिंग मूवमेंट करके ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से यूट्रस के पास में पहुंच जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी स्पर्म के मेन 3 पार्ट होते हैं, हेड रीजन, उसका मिडिल पीस और उसका टेल रीजन। तो हेड रीजन में सिर्फ आपका एक्रोसोमेटिक रीजन, और आपका क्या होगा इसके अंदर मींस न्यूक्लियस होगा। मिडिल पीस के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा एनर्जी के लिए, और टेल रीजन किसके लिए है। अब एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका एक नेक भी होता है। यहाँ पे देखिए आपको नेक लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, दिस इज रिटन नेक, ये लिखा है नेक, NEC नेक। इसकी गर्दन भी होती है, मींस नेक है इसके पास में। इसके नेक में एक इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है जो पेपर में कई बार पूछी जाती है, और हम से क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है, पढ़ते पढ़ते हम लोग भूल जाते हैं इसके बारे में। वो है कि इसके नेक रीजन में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं नेक रीजन में? सेंट्रियोल्स। और ये सेंट्रियोल ही सेल डिवीजन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तभी जाकर सेल डिवीजन होगा, अदरवाइज सेल डिवीजन नहीं होगा। यानी पूरी जो आगे की प्रोसेस है सेकेंडरी oocyte से बाद की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी जब तक ये सेंट्रियोल्स ये प्रोवाइड नहीं करेगा। गॉट इट। अब बारी आती है कि एक नॉर्मल पर्सन में और एक जो इनफर्टाइल कपल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो उसके लिए हमें समझना होगा, छोटा सा पॉइंट को समझना होगा, इजी पॉइंट है कि एक मेल जो होता है जब वो सीमेन डिस्चार्ज करता है तो एक बार में 200 to 300 मिलियन स्पर्म को क्या कर देता है, वो डिस्चार्ज कर देता है। मींस अप्रोक्सीमेटली 10 ml to 20 ml के आसपास जो सीमेन होता है उसमें इतने स्पर्म होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि क्या सारे के सारे स्पर्म मोटाइल होते हैं, क्या सारे के सारे स्पर्म एक्टिवेट होते हैं? ये नहीं कह सकते हम कि सारे के सारे एक्टिवेट होंगे, उनमें से कुछ ही एक्टिवेट होते हैं। तो एक फर्टाइल कपल होने के लिए मींस एक फर्टाइल मींस मेल को होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले समझ लीजिए एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% शेप स्पर्म का वो कैसा होना चाहिए, वो नॉर्मल शेप होना चाहिए। ठीक। सेकंड थिंग रिमार्केबल, 40% जो स्पर्म होना चाहिए उनमें विगोरस मूवमेंट होना चाहिए, यानी एकदम मींस शूट किया एकदम से गोली जाती है वैसा ही क्या होना चाहिए, इनके अंदर विगोरस मूवमेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा ये मूवमेंट करेंगे और पहुंच पाएंगे कहां पर, यूट्रस मींस फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ये एम्ब्यूलर रीजन तक पहुंच पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कहां आता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं।
Suppose that you have to given A B C D and A mark is here, B mark is here and C mark is here, तो you can easily identify कि A part जो हेड पार्ट है, B part जो है वो मिडिल पार्ट है एंड C part जो है टेल पार्ट है। लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड करना है तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर देंगे? The region where centriole is present, and the answer is neck region. The part where mitochondria is present, and it is answer is middle piece. The part where acrosomatic region is present, so the answer is head region. Where genetic material is, so answer is head region. And which type of the filament are present in the tail region? The axial filament. तो easy going हो गया। और ये easy going होते साथ ही हमने एक बहुत शॉर्ट समय में क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है बोर्ड में आता है, इसको हमने क्या किया, इजी तरीके से समझ लिया। तो ऐसे ही आते रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए कि क्या इसमें कोई कमी है, तो उसके लिए कमेंट किया करिए। यदि अच्छा लगे तो उसके लिए कमेंट किया करें, उसको लाइक भी किया करो, ताकि क्या हो सके कि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो आपके सामने आ सकें। तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, उसको कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच।